जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तान में आखिर क्या चल रहा है? पीओके से जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, उनको देखकर सिर्फ यही लगता है कि ये देश जो दूसरे देशों को डराने धमकाने का काम करता रहता है, इनसे खुद के देश के फैले हुए रायते तो सिमटते नहीं है। आखिर किस हक से ये दूसरे देशों को जाकर धमकी देने का जुर्रत कर पाते हैं? पीओके में हाल बदहाल है, वहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी जरूरत जो चीजें वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। इन सब चीजों के बीच में हालांकि शहबाज शरीफ की सरकार ने अपने देश की तंगहाली को भूलते हुए 718 करोड़ रुपए का एक एड ग्रांट किया है पीओके के लिए। अब इससे कितनी मदद मिल पाती है वहां के लोगों को, ये तो वो लोग ही जाने, क्योंकि 718 करोड़ रुपए जब तक उन लोगों तक पहुंचेंगे तब तक 18 रुपए भी उनमें से बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। दरअसल हमारे लिए जानने समय जरूरी यह है कि पीओके में आखिर ऐसा क्या हो रहा है, जो मेन रीजन है वो क्या है कि पाकिस्तान के लोग, पीओके के लोग बल्कि मैं ये कहूंगा कि वो वहां की सरकार का इतना विरोध कर रहे हैं। क्योंकि वहां से जो विजुअल सामने आ रहे हैं वो वाकई में काफी ज्यादा हैरान कर देने वाले हैं, क्योंकि लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि अब उनमें सब्र रह नहीं गया, सब्र का बांध टूट गया। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पीओके की जनता सड़कों पर है। पीओके में 3 दिन से इस तरह के प्रदर्शन चल ही रहे हैं और फिलहाल इनके शांत होने के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे। पीओके में आजादी के नारे लगातार गूंज रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हिंसक प्रदर्शनों में एक पुलिस अफसर की मौत भी हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। पीओके में यह विरोध प्रदर्शन जम्मू कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले किया जा रहा है। मीरपुर के एसएसएपी कामरान अली ने डॉन को बताया कि हिंसक प्रदर्शन में एसआई अदनान कुरैशी खत्म हो गए। कुरैशी को सीने में उली मारी गई थी। आवामी एक्शन कमेटी में ज्यादातर छोटे कारोबारी हैं। इन्होंने सस्ता आटा, सस्ती बिजली और अमीरों को मिलने वाली सुविधाओं को खत्म किया जाए ऐसी मांगे रखी। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आवामी एक्शन कमेटी के 70 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्त में ले लिया है। वहीं राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की अपील करी। हालांकि इन लोगों को यह बात तब सोचनी चाहिए थी जब यह मामला ग्राउंड लेवल पर उबल रहा था, लेकिन इन्होंने उस पूरे मामले को उबल कर फटने का इंतजार किया और अब बोल रहे हैं संयम से काम लीजिए। अगर हम पीओके के हालातों के बारे में बात करें तो पीओके में अक्सर पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होते रहते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार ये प्रदर्शन थोड़े ज्यादा हिंसा में बदल गए, थोड़े ज्यादा भड़क गए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पीओके के अलग अलग हिस्सों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। मीरपुर में सारे मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस बंद है। अपनी मांगों को लेकर आवामी एक्शन कमेटी ने शुक्रवार को शटर डाउन और चक्का जाम हड़ताल का ऐलान किया। शनिवार को कमेटी कोटली से मुजफ्फराबाद तक मार्च निकालने वाली थी, लेकिन शुक्रवार को ही पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में कुछ झड़पें भी हो गई। वहीं जेएएसी के प्रवक्ता हाफिज हमदानी ने कहा कि हिंसा में एक्शन कमेटी का कुछ लेना देना नहीं है। हमदानी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों में जानबूझकर हिंसा भड़काने वालों को शामिल करवाया गया है ताकि उनके आंदोलन को बदनाम करने का काम किया जा सके। पीओके में हड़ताल का सोमवार को चौथा दिन है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर टालमटोल करने का भी बड़ा आरोप लगाया है। पीओके में हालात अब भी काफी ज्यादा टेंस बताए जा रहे हैं। फिलहाल प्रशासन ने पीओके के सभी जिलों में जमावड़े, रैलियों, जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया। धारा 144 लागू कर दी गई। सवाल उठता है कि भैया आखिर प्रदर्शन क्यों हो रहा है? मुख्य मुद्दा तो भैया यही है। देखिए, पीओके के स्थानीय नेताओं ने पाकिस्तान सरकार पर दरअसल भेदभाव करने के आरोप लगाए। उन्होंने पीओके का मिलिटराइजेशन करने का भी दावा किया है। पिछले हफ्ते पीओके के एक्टिविस्ट अमजद अजूब मिर्जा ने बताया था कि महंगाई, बेरोजगारी, गेहूं और आटा पर सब्सिडी खत्म करने, टैक्स और बिजली जैसे मुद्दों को लेकर लोगों में गुस्सा है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीओके की जनता की मांगों को कानून के हिसाब से हल किया जाएगा। वहीं पाकिस्तान के फाइनेंशियल मिनिस्टर अब्दुल माजिद खान ने दावा किया कि एक्शन कमेटी की मांगों को मान लिया गया था और एक समझौता भी कर लिया गया था। समझौते के तहत सरकार आटे पर सब्सिडी और बिजली टैरिफ की दरें 2022 के लेवल पर ले जाने को मान भी गई थी, लेकिन बाद में एक्शन कमेटी इस समझौते से पीछे हट गई। पीओके में बिजली का मुद्दा कई सालों से बहुत गर्म है। फरवरी में ही पीओके में इसे लेकर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। पीओके में रहने वालों का दावा है कि अमीरों और ताकतवर लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन गरीबों के घर पर 18-18, 20-20 घंटे बिजली काट दी जाती है। यहां के एक्टिविस्ट दावा करते हैं कि घंटों कटौती के बावजूद बिजली का भारी बिल चुकाना पड़ता है।
अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये सारी तो मूल बातें हो गई, लेकिन आखिर में वो कौन कौन से जरूरी मुद्दे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान में नाराजगी है। दरअसल सबसे पहली बात तो आ जाती है बिजली की। पाकिस्तान की 20% बिजली पीओके के मंगला डैम से पैदा होती है। इसके बावजूद भी पीओके को उसकी जरूरत की 30% बिजली ही मिलती है। इसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पास जाता है। दूसरा मुद्दा आ जाता है बुनियादी ढांचा। दरअसल पीओके में बुनियादी ढांचे भी कमजोर है। 70 सालों में यहां तो सड़कें बनी है, ना ही पुल बने हैं और ना ही ढंग के स्कूल अस्पताल है। बताया जाता है कि पीओके में जो भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सेना करती है और कोई नहीं। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है यहां पर महंगाई का। वैसे तो महंगाई पूरे पाकिस्तान को ही अपने आगोश में लिए बैठी है, लेकिन पीओके में इसका कुछ जरूरत से ज्यादा ही असर दिखता है और दावा किया जाता है कि यहां के लोगों को सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई राहत भी नहीं दी जाती। आटे जैसी एक बहुत ही बेसिक जरूरी चीज के ऊपर तक इन लोगों को सब्सिडी नहीं दी जा रही। यहां के लोगों की सबसे बड़ी मांग में से एक आटे पर सब्सिडी ही है। चौथा पॉइंट आ जाता है स्थानीयों को पूरी तरीके से जो यहां पर इग्नोर किया जाता है। दरअसल पाकिस्तान के लिए पीओके सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा मात्र है जहां से वो भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ने के अपने अभियान को चलाता है। प्राकृतिक संसाधनों का भंडार होने के बावजूद भी पीओके को उसके हिस्से की सही हिस्सेदारी नहीं मिलती। इतना ही नहीं, पीओके आतंकवादियों के लिए भी एक बड़ा ठिकाना बना दिया गया है। आतंकी गतिविधियों में घायल होने या मारे जाने पर यहां के लोगों को किसी तरह का कोई मुआवजा तक नहीं दिया जाता। पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है लोकल गवर्नमेंट का। दरअसल पाकिस्तान पीओके को आजाद कश्मीर कहता है। यहां का अपना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी है। चौधरी अनवरुल वहां के प्रधानमंत्री हैं। पीओके की 53 सीटें वाली विधानसभा भी है, लेकिन यहां के विधानसभा से लेकर प्रधानमंत्री चुनाव तक धांधली के पूरे पूरे आरोप लगते हैं। मौजूदा पीएम अनवरुल हक को पीओके के लोग पाकिस्तानी सरकार की एक कठपुतली मात्र मानते हैं और कुछ भी नहीं। अगर हम पीओके की बात करें तो पीओके असल में दो हिस्सों में बटा है। पहला, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, और दूसरा गिलगिट बाल्टिस्तान। आजाद कश्मीर वाला हिस्सा भारत के कश्मीर से कटा हुआ हिस्सा है, जबकि गिलगिट बाल्टिस्तान कश्मीर के सबसे उत्तरी भाग में लद्दाख की सीमा से लगा हुआ है। यह पूरा इलाका करीब 90,972 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। आजाद जम्मू कश्मीर 13,297 और गिलगिट बाल्टिस्तान 72,495 वर्ग किलोमीटर का है। रणनीतिक लिहाज से पीओके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो बाउंड्री है वो कई देशों से लगती है। पश्चिम में इसकी सीमा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत खैबर पख्तूनख्वा से लगती है, वहीं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के वखा कॉरिडोर, उत्तर में चीन और पूर्व में भारत के जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा जुड़ी हुई है। साल 1949 में आजाद जम्मू कश्मीर के नेताओं और पाकिस्तानी सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। इसे कराची समझौता कहा जाता है। समझौते के तहत आजाद जम्मू कश्मीर के नेताओं ने गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान को सौंपा था। आज हालात यह हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर के जितने हिस्से पर कब्जा कर रखा है वो बहुत पिछड़ा हुआ है, और यही वजह है कि कथित आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग आजादी की लगातार मांग करते रहते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आप में से शायद कई लोगों को अभी भी ना पता हो कि पाकिस्तान ने आखिर अवैध कब्जा इसके ऊपर किया कैसे था। तो देखिए, आजादी के दरअसल कुछ ही महीनों के बाद में 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से हजारों कबाइलियों से भरे सैकड़ों ट्रक कश्मीर में घुस गए थे। इनका मकसद सिर्फ एक था कि कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाना। ये वो कबाइली थे जिन्हें पाकिस्तान की सरकार और सेना का पूरा पूरा संरक्षण और समर्थन मिला हुआ था। 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर दस्तखत किए और अगले ही दिन भारतीय सेना कश्मीर में उतर गई। धीरे धीरे भारतीय सेना पाकिस्तानी कबाइलियों के पीछे ढकेलने लगी। माना जाता है कि भारत में तब के गवर्नर जनरल माउंटबेटन की सलाह पर जवाहरलाल नेहरू इस मसले को लेकर 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र में ले गए। उस साल कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र में 4 प्रस्ताव आए। संयुक्त राष्ट्र में जब तक ये सब हो रहा था तब तक पाकिस्तानियों ने कश्मीर के बड़े इलाके पर अवैध कब्जा कर लिया था। यूएन की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच में सीज फायर तो हो गया, लेकिन साथ ही यह भी तय हो गया कि भारत के पास जितना कश्मीर था उतना भारत के पास रहेगा और जितना हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया था उतना पाकिस्तान के पास चला जाएगा, और उसी को भारत में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मतलब कि पीओके कहा जाता है, जहां के हालात इन दिनों बिगड़े हुए हैं। क्या कहना है आप लोगों का वहां के हालातों को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।